नमस्कार, आदाब। मैं शर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज कहा कि राज्य में विश्वविद्यालय पिछले कुछ समय से अपनी प्रतिष्ठा खो रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता बढ़ाने की जरूरत है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने यहां विश्वविद्यालयों के नवनियुक्त वीसी के साथ बैठक के दौरान कहा कि राज्य में यूनिवर्सिटीज में व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। रेवंत ने यूनिवर्सिटीज की वर्तमान स्थिति पर व्यापक अध्ययन का आह्वान किया और वीसी से तदनुसार कार्रवाई करने को कहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि यदि आवश्यक हो तो परामर्शदाता नियुक्त करें और यूनिवर्सिटीज के कामकाज पर एक रिपोर्ट तैयार करें। उन्होंने ये भी कहा है कि नए वीसीज की नियुक्ति बिना किसी प्रभाव के की गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि यूनिवर्सिटीज में ड्रग्स और गांजा तस्करी का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्टूडेंट्स पर निगरानी रखें और उन्हें परामर्श प्रदान करें। यूनिवर्सिटीज में विश्वास पैदा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। सीएम ने जोर देकर कहा है कि नए वीसीज का चयन पूरी तरह से योग्यता और सामाजिक समीकरणों के आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो तेलंगाना सरकार कड़ी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगी। बडगाम आतंकी हमले पर जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के बयान पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि एलजी के पास कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है और अगर वहां आतंकी हमले हो रहे हैं तो बीजेपी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं कह रहा हूं कि आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहे हैं, आप उन्हें रोक क्यों नहीं रहे हैं? मोदी सरकार क्या कर रही है? उन्हें रोकना, गिरफ्तार करना सरकार की जिम्मेदारी है। ये नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता है कि वो रोक नहीं पा रहे हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास लॉ एंड ऑर्डर है और अगर वहाँ पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, इसकी जिम्मेदारी बीजेपी पे आयद होती। पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, आप उनको रोक रहे क्यों नहीं? आप उत्तर प्रदेश के 2 गरीब लेबरों को जाके गोलियां मार दी उनके ऊपर। वो बेचारे उत्तर प्रदेश से निकल के वहाँ पे लेबर का काम करने आए, गोली मार दी उन लोगों को। क्या कर रहे हैं मोदी सरकार? फिर ये तो उनकी जिम्मेदारी है, एलजी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान से टेररिस्ट कैसे हमारे देश में आ रहे हैं? आपको रोकना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए और हमारे देश के अंदर आकर वो गरीब लेबरर्स जो बिहार और यूपी के, उनको गोली मार, उनके कैंप में जाकर गोली मार रहे हैं। तो ये तो नाकामी है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पार्टी की 6 गारंटियों के माध्यम से फर्जी वादे करने के लिए तेलंगाना के लोगों से माफी मांगने को कहा है। उन्होंने तेलंगाना सरकार पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। केटीआर ने खड़गे के उस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिसमें उन्होंने कर्नाटक सरकार को 6 गारंटियों पर अधिक खर्च करने के प्रति आगाह किया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है, अनियोजित दृष्टिकोण से दिवालियापन और भविष्य की पीढ़ियों पर प्रभाव सहित वित्तीय समस्याएं हो सकती हैं। एक्स पर एक पोस्ट में केटीआर ने कहा है कि प्रिय खड़गे जी, क्या आप अब समझ पाए हैं कि खाली गारंटी वित्तीय बर्बादी का कारण बनती है? उन्होंने वित्तीय तनाव के कारण अपनी 5 गारंटियों में से एक की समीक्षा करने की कर्नाटक सरकार की योजना का हवाला दिया है। बीआरएस के तहत तेलंगाना की प्रगति के मजबूत दशक का जिक्र करते हुए केटीआर ने कांग्रेस पर सत्ता हासिल करने के लिए अवास्तविक वादों के साथ इस विकास को खतरे में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की गारंटी की बाजीगरी ने 1 साल के भीतर तेलंगाना ठप कर दिया है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष बीआर नायडू ने हाल ही में कहा था कि मंदिर परिसर में काम करने वाले सभी लोग हिंदू होने चाहिए। टीडीपी के नेतृत्व वाले आंध्र प्रदेश सरकार ने टीडीडी के लिए 24 सदस्यों के साथ एक नया बोर्ड गठित किया है। ये बोर्ड तिरुमला तिरुपति में दुनिया के सबसे अमीर मंदिर का प्रशासन देखेगा। टीडीडी बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष बीआर नायडू के इस बयान पर एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने टीडीडी के नए चेयरमैन के बहाने मोदी सरकार के प्रस्तावित वक्फ कानून पर निशाना साधा है। हिंदू रिलीजन तो जितने 24 मेंबर बनाए गए हैं टीटीडी के, वो पूरे के पूरे हिंदूज हैं, नॉन हिंदू नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि अगर आप 96 सेक्शन 96 को देखेंगे ऑफ पार्ट 14 ऑफ आंध्र प्रदेश चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस एक्ट 1987, तो वो प्रिस्क्राइब करता है कंडीशंस को, और वो सेक्शंस आप बोलेंगे कि पूरे के पूरे हिंदू धर्म के मानने वाले रहना। फिर आप आ जाइए सेक्शन 106 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जॉइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, तिरुमला देवस्थानम के सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि पूरे के पूरे हिंदू रिलीजन को प्रोफेस करना। फिर सेक्शन 97 देख लीजिए हम, और फिर जो नए चेयरमैन बनाए गए
वो ये बोल रहे हैं कि जो कोई भी वहां पर काम करेगा, ये तो ट्रस्टी हो गए, जो कोई भी वो काम करेगा वो हिंदू होना चाहिए। वहां पर स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मुसलमान बनना चाहिए, उसको प्रपोज बिल में कम कर दिया जा रहा है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 7 सिर्फ मुसलमान बनेंगे और 2 तो मैंडेटरी कर दिया गया है नॉन मुस्लिम को बनाना, मगर उसमें 12 बन सकते हैं नॉन मुस्लिम। भाई जब आप यहां पर नॉन मुस्लिम को स्टेट वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बनाने जा रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं आप? भाई जब टीटीडी के बोर्ड में ये साफ लिखा गया। तेलंगाना सरकार हैदराबाद में बापू घाट पर दुनिया की सबसे ऊंची महात्मा गांधी प्रतिमा स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है, जहां गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई। ये पहल व्यापक मोसी नदी पुनर्जीवन परियोजना का हिस्सा है, जिसमें शांति और भाईचारे के उनके सिद्धांतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक गांधीवादी विचारधारा केंद्र की स्थापना की जाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी इस परियोजना का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें प्रतिमा के डिजाइन, ऊंचाई और मुद्रा के संबंध में विशेषज्ञों के साथ परामर्श और सार्वजनिक सुझाव शामिल होंगे। वर्तमान में सबसे ऊंची गांधी प्रतिमा पटना में 72 फीट की है, जबकि टेक्सास में 8 फीट की मूर्ति में दांडी मार्च के दौरान उन्हें दर्शाया गया है। नई प्रतिमा का लक्ष्य उन ऊंचाइयों को पार करना और राष्ट्रीय गौरव और प्रेरणा के प्रतीक के रूप में काम करना है। इसके अतिरिक्त योजनाओं में मूल्यों और नैतिकता पर केंद्रित एक शैक्षणिक केंद्र के रूप में गांधी आश्रम बनाना शामिल है, जो क्षेत्र के सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देगा। तेलंगाना के पूर्व मंत्री और BRS विधायक टी हरीश राव ने आज पूर्व मंत्री श्रीनिवास गौड़ और अन्य BRS नेताओं के खिलाफ अवैध मामले दर्ज कराने की कड़ी निंदा की है। राव ने इन कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित और गरीबों के घरों के डिमोलिशन पर सवाल उठाने वाले परिवारों को निशाना बनाने वाला बताया है। राव ने सवाल किया है कि क्या सार्वजनिक प्रशासन का यही मतलब है, सार्वजनिक मुद्दों पर लड़ने वाले विपक्ष की आवाज को चुप कराना। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि BRS नेता ऐसे मामलों और धमकियों से अनजान नहीं है। BRS नेता ने कहा है कि चाहे कितनी भी धमकियां या गैर कानूनी मामले दर्ज किए जाएं, हम सरकार को जवाबदेह ठहराते रहेंगे और लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने BRS नेताओं के खिलाफ मामले को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि पार्टी डरेगी नहीं और लोगों के अधिकार के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पदयात्राओं का राजनीतिक महत्व हमेशा से रहा है। ये न केवल नेताओं के लिए जनता से जुड़ने का एक तरीका है, बल्कि सत्ता में आने का एक ट्रेंड भी बन चुका है। हाल ही में BRS जो सत्ता से बेदखल हो चुकी है, अब अपनी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष KTR के जरिए जनता के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पदयात्रा पर विचार कर रही है। कांग्रेस के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मोसी नदी परियोजना के समर्थन में पदयात्रा का प्रस्ताव रखा है। जानकारी के मुताबिक उनका उद्देश्य नदी के किनारे रहने वालों को जागरूक करना है, ताकि वो इस परियोजना के महत्व को समझ सकें। वहीं KTR ने भी कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए पदयात्रा की योजना बनाई है, जिससे वो अपने विकास कार्यों को उजागर कर सके। इससे पहले YS राजशेखर रेड्डी ने 2003 की ऐतिहासिक पदयात्रा में कांग्रेस को जीत दिलाई। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में किसानों के मुद्दों को सुना और लोगों से जुड़ाव बढ़ाया, जिससे उन्हें चुनाव में भारी जन समर्थन मिला और वो अगले चुनाव में TDP को हराकर कांग्रेस से मुख्यमंत्री बने। एन चंद्रबाबू नायडू ने एक पदयात्रा की थी, जिसमें उन्होंने अलग राज्य के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया और विकास का वादा किया। इसने TDP की लोकप्रियता को बढ़ाया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने में नायडू की मदद। YS जगनमोहन रेड्डी ने भी 3648 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा के माध्यम से मतदाताओं से जुड़े और सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। इसका असर चुनावी नतीजों में दिखा और YSR कांग्रेस पार्टी ने भारी जीत हासिल। इसके बाद TDP सत्ता से बाहर हो गई। माना जा रहा है कि रेवंत रेड्डी और KTR की आगामी पदयात्राएं तेलंगाना की राजनीति में नया मोड़ ला सकती हैं। इन पदयात्राओं के माध्यम से दोनों नेता मतदाताओं के सामने अपनी योजनाएं प्रस्तुत करेंगे और नए सियासी समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे। इन पदयात्राओं का न केवल स्थानीय राजनीति बल्कि चुनावी परिणामों पर भी गहरा असर पड़ सकता है। JSP के प्रमुख आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक विशेष बल नरसिंह वराही गढ़म के गठन की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य धर्म और संस्कृति की सुरक्षा को मजबूत करना है। पवन कल्याण ने इस बात पर जोर दिया है कि ये कदम उनकी धर्मनिरपेक्षता और संविधान के प्रति सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं लाएगा। उनका मानना है कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह के अपमान को सहन नहीं किया जाएगा। पवन कल्याण ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई समूह या व्यक्ति राज्य में किसी अन्य धर्म का
अपमान करता है उनकी पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि हर हिंदू को अपने धर्म का सम्मान करने के साथ साथ अनुशासन भी सीखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट विभाग से अपील की है कि वो उन लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जो अन्य धर्म का अपमान करने का प्रयास करते हैं। उनका कहना है कि इस तरह के व्यवहार को रोकने के लिए समाज में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। पवन ने यह भी कहा है कि यदि आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रमुख वाई शर्मिला को सुरक्षा की आवश्यकता है तो वो इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के सामने उठाने के लिए तैयार। ये कदम ये दिखाता है कि उनकी पार्टी न केवल धर्म की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है बल्कि सभी लोगों की सुरक्षा को भी महत्व देती है। ऐसे में पवन कल्याण की ये पहल समाज में एक नया संदेश देने का प्रयास कर रही है। कर्नाटक बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने आज कहा है कि जब से कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सत्ता में आई है, कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीति ने कर्नाटक को राजस्व अधिवेश वाले राज्य से बाहर कर दिया है। आज कर्नाटक अब सिद्धरमैया और उनके नेतृत्व में राजस्व घाटे वाला राज्य बन गया है, जो कि गैर जिम्मेदार लोक लुभावन अर्थव्यवस्था मॉडल के तहत होता है। कांग्रेस मॉडल ने न केवल विकास के लिए आवंटित बजट राशि को कम कर दिया बल्कि टैक्स में भी बढ़ोतरी की और राज्य में आम आदमी के लिए जीवन को और अधिक कठिन बना दिया है। कांग्रेस पार्टी का आशाजनक आर्थिक मॉडल चुनाव से पहले चांद लगाना और सत्ता में आने के बाद कुछ भी न देना एक राज्य दर राज्य बराबर दोहराया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार गारंटी के लिए धन भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। कांग्रेस मॉडल की 3 विशेषताएं हैं: अल्पसंख्यक तुष्टिकरण, गैर जिम्मेदार अर्थव्यवस्था नीति, घोर भ्रष्टाचार, जिसे आज प्रधानमंत्री ने उजागर किया है। कर्नाटक राज्य गारंटी समिति के अध्यक्ष एच.एम. रेवन्ना ने कहा है कि ये 5 गारंटी तब शुरू की गई थी जब भाजपा का कुशासन चल रहा था और महंगाई बढ़ रही थी। उन्होंने कहा है कि हमने लोगों को इन गारंटियों का आश्वासन दिया था। हमने जो पहली योजना शुरू की थी वो शक्ति थी। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, चुनाव का समय है, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव चल रहे हैं। पीएम ने इसे और वक्फ के मुद्दों को उठाया है। हमारे गारंटी के बारे में पीएम ने कहा है कि ये हो सकता है लागू नहीं हुआ है, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही मोदी गारंटी शुरू कर दी है। कोई बीजेपी शासित राज्य ऐसी योजनाएं नहीं ला रहा है। केरल में भाजपा 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले एक बार फिर से विवादों में घिर गई है और राज्य सरकार ने 2021 कोंडाकारा हवाला मामले की जांच आगे करने का फैसला किया है। सरकार का फैसला तब आया जब भाजपा के त्रिशूर जिला कार्यालय के पूर्व सचिव तिरूर सतीश ने दावा किया था कि चुनाव सामग्री के रूप में नकदी से भरे 2 बैग अप्रैल 2021 को कार्यालय में पहुंचे, जबकि राज्य विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहा था। कोंडाकारा हवाला मामले पर केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन का कहना है कि कोंडाकारा मामला राजनीति से प्रेरित है। ऐसे सभी आरोप चुनाव के समय आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के समय और लोकसभा चुनाव के समय भी ऐसा ही हुआ था। अब फिर से उपचुनाव के दौरान ऐसा हो रहा है। भाजपा ये चुनाव जीतने जा रही है, इसलिए कांग्रेस और सीपीआईएम की इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। हालिया अपडेट में आईएमडी ने मन्नार की खाड़ी के ऊपर गहरे वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। आईएमडी वैज्ञानिक ने कहा है कि पूरे दक्षिणी भारत में महत्वपूर्ण बारिश होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि पर्याप्त वर्षा दिख रही है। बीते दिन तमिलनाडु में 11 सेमी, केरल में 6 से 7 सेमी और तटीय कर्नाटक में 9 सेमी बारिश दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा है कि आंतरिक केरल और दक्षिण आंतरिक तमिलनाडु में 12 से 20 सेमी तक बारिश होने की संभावना है। आईएमडी क्षेत्रीय कार्यालय ने चेतावनी दी कि भारी बारिश से जलभराव हो सकता है, संभावित रूप से ट्रैफिक बाधित हो सकता है और कामकाज संरचनाओं को नुकसान हो सकता है। उन्होंने वहां के रहने वालों को घर के अंदर ही रहने और जब भी संभव हो यात्रा सीमित करने की सलाह दी है। इस अवधि के दौरान सुरक्षा के लिए बच्चों और पालतू जानवरों को घर के अंदर ही रखना महत्वपूर्ण है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।